नाट्यशास्त्र व्याख्यान माला के सप्तम पुष्प में दिनांक 20 जून 2020 को प्रातः 11 बजे हम देश के प्रतिष्ठित विद्वान डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी को सुनेंगे, जिनके व्याख्यान का विषय है उपरंजन के शास्त्रीय तत्व एवं नवीन संकल्पना का स्थान। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक आचार्य प्रकाश पांडे जी, नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र एवं समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी ललित कलाओं एवं संचार माध्यमों के द्वारा संस्कृत एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप विगत 48 वर्षों से दूरदर्शन एवं आकाशवाणी में समाचारों के प्रसारण एवं अनुवाद का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एवं कई प्रमुख संस्थाओं में आप अतिथि प्रवक्ता हैं। आपने दूरदर्शन के लिए कई नाटकों का आलेखन एवं निर्देशन किया है। आपने कई संस्कृत नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, उरुभंगम इत्यादि इनका निर्देशन कर देश के प्रतिष्ठित रंग महोत्सवों एवं विदेशों में प्रस्तुतियां की हैं। आपने शास्त्रीय रंगमंच पर विभिन्न कार्यशालाएं देश के कई स्थानों पर की हैं। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रमुख है उद्घोषणा मर्मज्ञ पुरस्कार। डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी को हम दिनांक 20 जून 2020 को प्रातः 11 बजे नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र के फेसबुक पेज पर लाइव सुनेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कारः। सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषामपि विदुषां संस्कृतानुरागिणां नाट्यकर्मिणां रंगकर्मिणां कुशीलवानां अनुसंधात्रिणां छात्राणां च आप सबका स्वागत है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के प्राचार्य निदेशक डॉक्टर प्रकाश पांडे जी एवं नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र के निर्देशक श्री देवेंद्र पाठक जी, मनोज जी और आप सब लोग जो आपकी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे सभी सुहृदजन विद्वज्जन, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं बलदेवानंद सागर आज आपके सामने अनुरंजन का शास्त्रीय पक्ष एवं नवीन संकल्पनाओं का आस्थान नाट्यशास्त्र के संदर्भ में इस विषय पर जो कुछ मैंने अध्ययन किया है, जो मेरे अनुभव है नाट्यशास्त्र और रंगकर्म के बारे में, वो आपके साथ साझा करूंगा। आचार्य प्रकाश पांडे जी ने मुझे ये शीर्षक, ये विषय दिया है, और मेरे से पहले जो पूर्व सूरी भी ही अनेकथा नाट्यशास्त्रमत्र उपस्थापितम, बहुत अच्छी तरह से विद्वज्जनों ने नाट्यशास्त्र के बारे में अपने अनुभव कहे, प्रयोक्ताओं ने और प्रवक्ताओं ने, विद्वानों ने और रंगकर्मियों ने। मुझे सौभाग्य मिला है विश्वविद्यालय में जब था तब से नाटक लिखने का, नाटक करने का, निर्देशन करने का, और बाद में दूरदर्शन, आकाशवाणी और फिर रंगमंच के लिए भी मुझे अवसर मिला है। तो जो कुछ मेरे अनुभव है वो मैं आपके सामने साझा करूंगा। जब उपरंजन की बात आती है तो रंज धातु रागी, रंजनम, रागः, रक्ति, अनुरक्ति,
उपरक्ति, ये सब पर्यायवाची शब्द है जो आनंद के अर्थ के लिए है, मनोरंजन के, मनोविनोद के और परम आनंद के, ब्रह्मानंद सहोदर के, ये पर्यायवाची शब्द है। और इसलिए मुझे तैत्तरीय उपनिषद का वह मंत्र याद आ रहा है जो भृगुवल्ली के षष्ठ अनुवाक का पहला मंत्र है। ओम आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता स एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। ओम शांति शांति शांति। और यही मंत्र अन्य उपनिषद में आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, इस प्रकार से भी मिलता है। माने वही आनंद, वही सच्चिदानंद की जो अनुभूति है, ब्रह्मानंद सहोदर जिसको कहा है, और मेरे से पूर्व वक्ता आदरणीय भारत रत्न भार्गव जी ने इसकी बहुत रसनिष्पत्ति और रसानुभव और ब्रह्मानंद सहोदर की जो व्याख्या की पाश्चात्य नाट्य शास्त्र की तुलना में कि किस प्रकार उनका और हमारा जो नाट्य विधान है वो अलग है, उस बात को रेखांकित किया। उसी अर्थ में मैंने शास्त्रीय पक्ष जो हमारा उपरंजन का है उसको इस मंत्र से उपस्थापित करने का प्रयास किया है। एक और मंत्र या श्लोक में कहूं नाट्य शास्त्र का, जो आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से नाट्य शास्त्र, मैं इस मंत्र का अर्थ भी आपके सामने उन श्रोताओं के लिए रखूं जो समझ सके इसको, विद्वज्जन तो जानते ही है। इस मंत्र का अर्थ है कि उन महर्षियों ने आनंद ही ब्रह्म है ऐसी अनुभूति की, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि केवल आनंद से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं तथा उत्पन्न होकर आनंद के द्वारा ही ये जीवित रहते हैं तथा प्रयाण करके आनंद में ही ये समाविष्ट हो जाते हैं। यही है भार्गवी विद्या, भृगु ऋषि की विद्या, यही है वारुणी वरुण की विद्या, जिसकी परम व्योम द्युलोक में सुदृढ़ प्रतीक्षा है, प्रतिष्ठिता ये है विद्या, प्रतिष्ठित है। जो यह जानता है उसको भी सुदृढ़ प्रतिष्ठा मिलती है। वह अन्न का स्वामी, अन्नवान एवं अन्न भोक्ता बन जाता, माने योग और भोग, शिव और जीव, इसका समन्वय वो कर पाता है। वह प्रजा यानी संतति से, पशुधन से, ब्रह्म तेज से महान हो जाता है, वह कीर्ति से महान हो जाता है, माने व्यवहार और परमार्थ दोनों को वो सिद्ध कर लेता है। तो ये है इस उपरंजन का, नाट्य शास्त्र का शास्त्रीय पक्ष। और नाट्य शास्त्र का ही श्लोक जो आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा है, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदात् अभिनयान रसम आथर्वणादपि, प्रथम अध्याय का 16, 17, 18 ये क्रम में है, जो पंचम वेद के रूप में। और इसकी कथा आप जानते हैं, उसको मैं विस्तार से कहने की मुझे आवश्यकता नहीं कि किस प्रकार से प्रजापति ब्रह्मा के पास इंद्रादि देवता जाते हैं और क्रीडनकम, कोई ऐसा दृश्य श्रव्य क्रीडनक उपकरण साधन उन्होंने चाहा जो सार्ववर्णिक हो, सबके लिए हो, क्योंकि वेदाध्ययन का अधिकार तो द्विज को है। ऐसे में सभी लोग इसको
दृश्य और श्रव्य का आनंद ले सके तो पंचम वेद की उत्पत्ति, ऋग्वेद से पाठ्य लिया, सामवेद से गीत लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया और अथर्ववेद से रसम आथर, रस लिया। और इस प्रकार से ये नाट्य शास्त्र हमारे सामने है आज। और एक और श्लोक जो आप जानते हैं इसके शास्त्रीय पक्ष को उजागर करता है, प्रतिष्ठित करता है। न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते। ठीक है, इसको हमने आज आचार्य त्रिपाठी जी ने भी इस श्लोक को रख के अपनी बात कही थी। तो नो विजडम, नो क्राफ्ट्समैनशिप, नो नॉलेज of subjects, different subjects, no arts, no yoga, no work which is not seen in Natya Shastra, dance forms and other art forms हम कह सकते हैं। इसी क्रम में अगर मैं महाकवि कालिदास को याद करूं, मालविकाग्निमित्रम, जिसके प्रथम अंक के मिश्र विष्कंभक में गणदास बकुलावली को कहते हैं, कामं खलु सर्वस्यापि कुल विद्या बहुमता न पुनरस्माकं नाट्यम प्रति मिथ्या गौरवम कुतः, और तथा ही कह के इसको चाक्षुष यज्ञ के रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं। देवानामिदमामनन्ति मुनयः कांतं क्रतुं चाक्षुषम रुद्रेणेदमुमाकृत व्यतिकरे स्वांगे विभक्तं द्विधा त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितम नानारसम दृश्यते नाट्यम भिन्न रुचेर्जनस्य बहुधाप्येकम समाराधनम। तो इस नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है, विद्वज्जनों के लिए तो वे जानते हैं, उनका अध्ययन है, उनका अनुभव है, लेकिन जो छात्र है, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, कुशीलव, नट, रंगकर्मी, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये नाट्य शास्त्र प्रत्यभिज्ञा दर्शन से संवलित है, उसका प्रभाव है। और प्रत्यभिज्ञा दर्शन जो शैव दर्शन माना जाता है, काश्मीर दर्शन माना जाता है, उसमें 36 मूल तत्व को प्रतीक स्वरूप स्वीकार किया गया है। और नाट्य शास्त्र के भी 36 अध्याय विद्वानों ने माने हैं, 37वां बाद में जोड़ा गया, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। तो संक्षेप में ये जो शास्त्रीय पक्ष है वो मैं रख दूं और उसके बाद नूतन संकल्पनाओं की बात करूंगा आपके सामने यथाशक्ति यथामति। पहले अध्याय में नाट्योत्पत्ति के बारे में, दूसरे में मंडप विधान देने के पश्चात अगले 3 अध्यायों में नाट्यारंभ से पूर्व की प्रक्रिया का विधान यानी पूर्व रंग कह सकते हैं। 6ठे और 7वें अध्याय में रसों और भावों का व्याख्यान है, जो भारतीय काव्य शास्त्र में व्याप्त रस सिद्धांत की आधारशिला है। 8वें और 9वें अध्याय में उपांग एवं अंगों द्वारा प्रकल्पित अभिनय के स्वरूप की व्याख्या करके अगले 4 अध्यायों में गति और करणों का उपन्यास किया है। और करणों के बारे में और बाकी चारी के बारे में हमें अभी कल ही सुनने को मिला रंगकर्मी हमारे प्रसिद्ध भूमिकेश्वर जी से। अगले 4 अध्यायों में छंद और अलंकारों का स्वरूप तथा स्वर विधान बतलाया है। नाट्य के भेद तथा कलेवर का सांगोपांग विवरण 18वें और 19वें अध्याय में, और दश रूपक निरूपण तथा संधि निरूपण 18वें और 19वें अध्याय में देने के बाद 20वें अध्याय में वृत्ति विवेचन किया है, किस प्रकार से 11 वृत्ति होती है इसका। तत्पश्चात अगर हम आगे बढ़े तो 29वें अध्याय में विविध प्रकार के अभिनयों की विशेषताएं दी गई है, और 29 से 34 ये 6 अध्यायों में गीत वाद्य का विवरण देकर 35वें अध्याय में भूमि विकल्प की व्याख्या की है, और 36वां माने तो वो उपसंहारात्मक है, और 37वां उसकी जो कथा है उसको जोड़ा गया, किस प्रकार से इसका बाद में भरतों द्वारा इसका
अनुसरण किया जाएगा और लोक में प्रचलित होगा इस बात को। तो नाट्य और नृत्य ये दृश्य काव्य के दो भेद हैं। नट नटी द्वारा किसी अवस्था विशेष की अनुकृति नाट्य है, सामान्य रूप से हम ये समझते हैं। नाट्यते अभिनयत्वेन रूप्यते इति नाट्यम, ताल और लय की संगति से अनुबद्ध अनुकृत उसको हम नृत्य कहते हैं। ये दोनों ही अभिनय के विषय हैं और ललित कला के अंतर्गत माने जाते हैं। नाट्य के प्रमुख अंग 4 है, हम सब जानते हैं। वाचिक, आरंभ में अभी एक विद्वान वक्ता कह रहे थे कि आंगिक को ही पहले क्यों रखा है। बहुत अच्छा एक जिज्ञासा है। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक 4 प्रकार के अभिनय है, तो आंगिक को पहले क्यों रखा है, सात्विक, वाचिक या आहार्य को क्यों नहीं? तो इसके लिए जो विद्वज्जन कहते हैं कि अंग और अंगों से बना अंगी माने शरीर। अगर शरीर है तभी तो हम रसों का साधारणीकरण, उसका प्रयोग और उस प्रकार किस प्रकार से रस निष्पत्ति हो सके प्रेक्षक में भी, प्रयोक्ता में भी, इसको हम कह सकते हैं। तो आंगिक पहले है, अंग है, शरीर है और वो स्वस्थ शरीर है और अभिनय का अनुकूल है। इसीलिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और अन्य विद्यालय जहां प्रशिक्षण दिया जाता है तो कुशीलव को, नट को प्रथम वर्ष उसके शरीर को तैयार किया जाता है, व्यायाम के द्वारा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। क्योंकि शरीर अगर सक्षम है और सात्विक अभिनय कर सकता है, अनुभूति कर सकता है, तो उसके बाद वो रस निष्पत्ति के लिए, रस साधारणीकरण के लिए, रस तादात्म्यकरण के लिए वो सक्षम होगा। इसीलिए आंगिकम पहले रखा गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आंगिक अभिनय प्रथम है। उक्ति प्रत्युक्ति की यथावत अनुकृति वाचिक अभिनय का विषय है और भावों का यथावत प्रदर्शन सात्विक अभिनय है। और आहार्य जो प्रॉप्स हम बोलते हैं, प्रॉपर्टी, इसके बारे में, और वेशभूषा, कॉस्ट्यूम के बारे में है। भाव प्रदर्शन के लिए आंगिक में हाथ, पैर, भ्रू, कटी, मुख, मस्तक इत्यादि जितने भी हमारे अंग और उपांग है, इनकी विविध चेष्टाओं की अनुकृति आंगिक अभिनय के अंदर परिगणित होती है। देश विदेश के अनुरूप वेशभूषा, चाल ढाल, रहन सहन और बोली की अनुकृति आहार्य अभिनय का विषय है। और चतुर्विध अभिनय के सहायक नृत्य, गीत, वाद्य एवं गति, वृत्ति, प्रवृत्ति और आसन का अनुसंधान भी नाट्य के अंतर्गत है। इस प्रकार अभिनय के विविध अंग एवं उपांगों के स्वरूप और प्रयोग के आकार प्रकार का विवरण प्रस्तुत कर तत्संबंधी नियम तथा व्यवहार को निर्धारित करने वाला शास्त्र नाट्य शास्त्र है। अभिनय के अनुरूप स्थान को नाट्यगृह कहते हैं, जिसके प्रकार, निर्माण एवं साज सज्जा के नियमों का प्रतिपादन भी नाट्य शास्त्र का ही विषय है। विविध श्रेणी के अभिनेता एवं अभिनेत्री के व्यवहार, परस्पर संलाप और अभिनय के निर्देशन एवं निर्देशक के कर्तव्यों का विवरण भी नाट्य शास्त्र की व्यापक परिधि में समाविष्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐहिक जीवन की नाना वेदनाओं से परेशान जनता को मनोरंजन प्रदान करना, जैसे कि देव, दानव एवं मानव समाज के लिए आमोद प्रमोद का सरल साधन नाट्य है। यह नयनों की तृप्ति करने वाला है एवं भावोद्रेक का परिमार्जन कर प्रेक्षक वर्ग को आह्लादित करने वाला मनोरम अनुसंधान है। नाट्य जाति भेद, वर्ग भेद, वयोभेद इत्यादि जो भी नाना भेद है, नैसर्गिक एवं सामाजिक विभेदों के निरपेक्ष भिन्न रुचि की जनता का सामान्य रूप से समाराधन करने वाला एक कांत, चाक्षुष क्रतु है, यज्ञ है। इसके प्रवर्तक स्वयं प्रजापति है, जिन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से
उन्होंने रस का ग्रहण करके परिग्रह करके सार्ववर्णिक पंचम वेद का प्रादुर्भाव किया। और महाकवि कालिदास ने इसलिए नटराज, नटेश्वर, योगीराज, शिव, उमा कृतमिदम, शिव ने जैसे अर्धनारीश्वर के रूप में अपने चरित्र को, नाट्य को रूपायित करने के लिए हमारे सामने रखा, और लास्य और तांडव नृत्य जो कि सुप्रसिद्ध है, हम जानते हैं, उसका उद्भव और प्रवर्तन किया, इस बात को रेखांकित किया है। वस्तुतः ऐसा कोई शास्त्र, कोई शिल्प, कोई विद्या और कोई कला ऐसी नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व हमको नाट्य शास्त्र में न मिलता हो। इस तरह अनुपम दिव्यता से अनुप्राणित नाट्य शास्त्र के अधिष्ठाता देव की भी कल्पना इतर वेद एवं वेदांतों के अधिष्ठाताओं की भांति की गई है, जिसके स्वरूप का उल्लेख नृसिंह प्रासाद नामक ग्रंथ में भी मिलता है। और एक और संदर्भ है, नाट्य शास्त्रमिदं रम्यम मृगवक्त्रम जटाधरम। तो रम्यम उपरंजक का जो परम शास्त्र हो सकता है, ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। नाट्य संबंधी नियमों की संहिता का नाम ही हम नाट्य शास्त्र या भरत नाट्य शास्त्र कहेंगे। भारतीय परंपरा के अनुसार नाट्य शास्त्र के आद्य रचयिता प्रजापति, आपके सामने मैंने इसकी बात रखी, उसे नाट्य वेद कहकर नाट्य कला को विशिष्ट सम्मान प्रदान किया है। जिस प्रकार परम पुरुष के निश्वास से आविर्भूत वेद राशि के दृष्टा विविध ऋषि प्रकल्पित हैं, उसी तरह महादेव द्वारा प्रोक्त नाट्य वेद के दृष्टा शिलाली, कृशाश और भरत मुनि माने गए हैं। शिलाली एवं कृशाश्व द्वारा संकलित नाट्य संहिताएं आज उपलब्ध नहीं है, केवल भरत मुनि द्वारा प्रणीत ग्रंथ ही उपलब्ध हुआ है, जो नाट्य शास्त्र के नाम से सुख्यात है। इसका प्रणयन संभवतः कश्मीर राज्य में भारत में हुआ है। नाट्य शास्त्र का रचना काल, निर्माण शैली तथा बहिर्साक्ष्य जो रिसर्च करने के बाद इसके आधार पर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के लगभग स्थिर किया जाता है। आंगिक अभिनय की हम बात करें संक्षेप में, तत्र आंगिको अंगेर निर्दिष्टा, इस तरह संकेत मिलता है, विभिन्न अंगों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, इसलिए इसे आंगिक कहा जाता है। और अंगों का विभाजन अंग, प्रत्यंग और उपांग के रूप में किया है। नाट्य शास्त्र में जहां मुखज, चेष्टाकृत और शरीरज प्रयोग माना है, इसका विधिवत विस्तार से वर्णन किया गया है। आंगिक 3 प्रकार का बताया गया, जैसे मैंने अभी कहा, मुखज, शारीरिक और चेष्टाकृत। और उसके बाद दृष्टि की बात आती है तो 20 भेद उसके किए गए हैं, वर्णन मिलता है। और अंग अगर हम सिर से लें, सिर, हाथ, कटी, वक्ष, पाद, इस प्रकार से हम इसकी परिगणना की है। मुखज में नेत्र, भ्रिकुटी, नासिका, अधर, कपाल, चिबुक, इन्हें उपांग कहा गया है। सिर की मुद्राओं को देखें तो 8 प्रकार की है। दृष्टि के 8 भेद है, भयानक, स्मित, अद्भुत, रौद्र, वीर, विभत्स आदि। अष्ट नायिकाओं के रूप में स्त्रियों के विभिन्न भाव भंगिमाओं के संबंध में दीर्घ निर्देश दिए गए हैं, जिसकी विस्तार से प्रस्तुति यहां भार्गव जी ने की, आदरणीय भार्गव जी ने, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इन रसों के द्वारा विभत्स में भी हमें एक प्रकार की आनंदानुभूति होती है। प्रयोक्ता और प्रेक्षक दोनों इस बात की अनुभूति करते हैं। इसलिए उन्होंने भंगिमाओं का और मुद्राओं का जो महत्व है वो विस्तार से हमको बताया। रसों के विस्तार की बात बहुत बारीकी से नाट्य शास्त्र में की गई है। वाचिक अभिनय को संक्षेप में मैं आपके सामने रखूं तो वाणी द्वारा होने वाले भावों की व्याख्या और उसके प्रयोगों के नियम उसमें बताया गया है। नियम बताते समय पात्र को किस प्रकार का गान करना चाहिए, गीत गाना चाहिए, कितनी मात्राओं के छंदों को किस लय और ताल में गाना चाहिए, किस पात्र को संस्कृत भाषा बोलनी चाहिए, किसे प्राकृत बोलना चाहिए, नृत्य करते समय कथा प्रसंगों के भावों को अभिनय के साथ मिलकर किस प्रकार नर्तक को व्यक्त करना चाहिए, उसका विस्तार से वर्णन है। यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक समझूंगा कि संस्कृत नाटक का इतिहास बहुत
समृद्ध रहा है। भाष्यकार पतंजलि के महाभाष्य से लेकर भवभूति शूद्रक के द्वारा जो मृच्छकटिक है, भास्कृत स्वप्न वासव दत्तादूत वाक्य मध्यम व्यायोग जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, कालिदास कृत कुमार संभव विक्रम उर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब चर्चित रहे हैं। संस्कृत नाटक प्रायः उन विद्वानों द्वारा रचे जाते थे और अभी भी रचे जाते हैं जो नृत्य संगीत कवित्व में पूर्णतः प्रशिक्षित होते थे। वर्तमान में कितने प्रशिक्षित हम नहीं कह सकते, सिद्धांत रूप में होते हैं, लेकिन प्रयोक्ता के रूप में कितने वो प्रशिक्षित हैं वो केवल अध्ययन करने पर पता चलेगा। मंचन का उद्देश्य शिक्षा और मनोरंजन दोनों होता है। अब हम आहार्य की बात करें, वेशभूषा, रूपसज्जा, मंच के दृश्य विधान का वर्णन इसमें किया गया है। सिर से लेकर पांव तक के आभूषणों की सूची प्रस्तुत की गई है नाट्य शास्त्र में। कुछ विशेष पात्रों के लिए मुखौटे लगाने और उन्हें बनाने की विधि पर भी प्रकाश डाला गया है। स्त्रियों के केश विन्यास की अनेक विधियां तथा मुख के अंतर्गत बिंदी लगाना, काजल, दांतों की साज सज्जा, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इस प्रकार नाट्य शास्त्र में वर्णित आहार्य अभिनय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अभाव में अभिनय की संपूर्णता की कल्पना नहीं की जा सकती है। और आंगिक वाचिक आहार्य के बाद सात्विक अभिनय की बात हम करें तो इसको आधुनिक शब्दावली में इसको मैं रखना चाहूंगा, मनोविज्ञान का दृश्यशील परिवर्तन। सात्विक अभिनय को नाट्य शास्त्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है और नाट्य शास्त्र के अनुसार इसके बिना उच्च कोटि का अभिनय संपन्न नहीं किया जा सकता है। सात्विक अभिनय के संबंध में शास्त्रकार ने 8 सात्विक भावों की चर्चा की है। स्वेद, रोमांच, विपथु, कंप, वैवर्ण्य, प्रलय, अश्रु तथा स्वरभंग। इस संबंध में वे स्वयं कहते हैं कि बहुत प्रयत्न करने पर भी इनको संपन्न करना बहुत दुष्कर है, इसीलिए हमारे यहां इसको साधना माना गया है। बचपन से ही जैसे वेदाध्ययन करवाया जाता रहा है, वैसे ही इन कलाओं के अध्ययन और अभ्यास के लिए बचपन से प्रतिदिन रियाज करना, अभ्यास करना और अभ्यास से ही ये साध्य है। कोई 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में थोड़ा बहुत प्राप्त कर सकता है, किंतु पूर्ण होने के लिए इसको बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। इसीलिए आज भी बहुत बड़े बड़े गीतकार, गायक, अभिनेता और नर्तक वे आज भी अभ्यास करते हैं प्रतिदिन, क्योंकि यह साधना है और शरीर है तब तक ये साधना चलती रहती है। इसका जो शास्त्रीय पक्ष है उसका अध्ययन अध्यापन अलग पक्ष है, लेकिन प्रयोग पक्ष जो है उसके लिए सतत अभ्यास, जैसे हमारे यहाँ अध्यात्म विद्या में ईश्वर का सतत सुमिरन, माम स्मरण युद्ध च की बात जो आई है कि मेरा स्मरण करो और सतत अभ्यास करो, तो इस तरह से जीवन की पूर्णता के लिए, पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए नाट्य शास्त्र में इस बात को रेखांकित किया गया है। इसको मैंने संक्षेप के आपके सामने रखा। अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूं कि इन चारों में से किसी एक अंग को अगर हम छोड़ दिया जाता है, मान लीजिए, तो निर्जीव कठपुतली से अधिक और कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि कठपुतली का खेल भी एक प्रकार से इस विधा के अंतर अगर हम लें तो उसमें कठपुतली एक प्रतीक है। उसका जो सूत्रधार है वो स्वर से और अंग संचालन से उसमें गति लाता है, उसमें अभिनय करवाता है उससे। लेकिन इसमें आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, तो सात्विक हमें नहीं दिखाई देता और सात्विक अभिनय नहीं है तो हम नहीं अनुभव कर सकते हैं इस कला का। आज भी सफल अभिनय के लिए ये चारों प्रकार के अभिनय बहुत महत्वपूर्ण है और उनके बिना अभिनय की सार्थकता अपना पूर्ण कलात्मक स्वभाव ग्रहण नहीं कर सकती है। अब मैं नाट्य शास्त्र की जो नवीन संकल्पनाओं का ये स्थान है, नाट्य शास्त्र, इसका आपके सामने थोड़ा उल्लेख करूंगा। कला व साहित्य में निसंदेह ऐतिहासिक अभिलेख, दस्तावेज अपना विशेष महत्व रखते हैं और उनकी उपयोगिता है। उन्हीं को सोपान बनाकर हम अगली पीढ़ियों को
सृजनात्मक गतिविधि के लिए प्रेरित करते हैं और उनको मोटिवेट करते रहते हैं। वस्तुतः मन की कई तहों के भीतर जब कोई विचार, कोई बौद्धिक सृजनात्मक छटपटाहट होती है, तब कला का जन्म होता है। और मैं सुमित्रानंदन पंत जी को अगर संदर्भित करूं, पहले होगा वियोगी कवि, आह से उपजा होगा गान, बहकर आंखों से चुपचाप, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो ये कला का एक जो स्वरूप है, उसकी व्याख्या उन्होंने जिस तरह से की है, हर कला का अपना अलग एक फ्लेवर, अलग एक महत्व होता है। मनुष्य के अंतर्मन से उठती संवेदनाएं कला के माध्यम से ही बाह्य जगत में अपनी आंखें खोलती है। कला स्वयं को हर युग में अपडेटेड करती है, बिल्कुल तरोताजा सजग बनाती है। जैसे पुरानी धारणा थी कि कला की साधना एकांत में ही संभव है। संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला जैसी एकल कलाओं में यह व्याख्या सहज हो सकती है, लेकिन नाटक जो मूलतः एक सामूहिक कला है, एक वृंद के द्वारा, एकल अभिनय में भी श्रोता नाटक के सहयात्री तो होते ही है। इसमें, इस कला में ये विचार तर्क संगत नहीं लगता है। नाट्य में किसी ने कहा है कि हर बड़ा सर्जक जो दैनंदिन पारंपरिक ढांचा होता है उसको तोड़ता है, नया बनाता है, और ये सृजनात्मकता के दृष्टिकोण से उचित भी है। जहां तक नाटक का प्रश्न है, यदि इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि पहले नाटक सशक्त लेकिन जटिल कथ्य से होते थे। वास्तव में कोई भी कला स्वयं को काल की समसामयिक स्थितियों से अलग नहीं रख सकती, और उसमें देश, काल, समाज की छवि का प्रदर्शन होता ही है और होना भी चाहिए। पौराणिक काल में प्रायः धार्मिक और सामाजिक नाटक लिखे गए। देश की स्वतंत्रता के बाद देशभक्ति और तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों से संबंधित नाटकों का वर्चस्व रहा। ऐतिहासिक नाटकों के इसी दौर में सामंतवादी नाटक खेले गए, जैसे यहूदी की बेटी इत्यादि। अन्य विषयों में नारी मुक्ति की छटपटाहट, गरीबी, दलित व्यथा संबंधी विषयों को कथ्य बनाया गया। आजादी के बाद लिखे गए नाटकों में विविधता दिखाई देती है। कुछ विषय प्रायः हर युग में ज्वलंत रहे हैं, जैसे नारी स्थिति या नारी दशा, दलित प्रश्न, तत्कालीन सामाजिक विसंगतियां। हर संवेदनशील लेखक नए क्षितिज का विस्तार करता है। भाषा शिल्प की खोज और सशक्त समसामयिक कथ्य पर भरोसा करता है। एक सफल नाटककार के लिए कल्पना शक्ति, यथार्थबोध और ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कविता, कहानी, नाटक कुछ भी हो, कोई भी विधा हो, जहां तक उनके कथ्य का प्रश्न है, वे रचनाकार पैदा नहीं करता, बल्कि समाज या अपने परिवेश में से उन्हें चुनकर निकालता है, उन्हें पोषित और परिष्कृत करता है और अपने विशिष्ट शिल्प में उसे पाठक, दर्शक और श्रोता के सामने प्रस्तुत करता है। अतः कथ्य एक विस्मित अनुभूति है, जबकि शिल्प उसका संवाहक या माध्यम है। दूसरी कलाओं की तरह समकालीन नाटकों पर भी अगर हम देखें कि बाजार का प्रभाव है। कला में संस्कृत नाटकों की बात अलग है, बाकी अन्य भाषा भाषी, क्षेत्रीय भाषा और हिंदी भाषा, उर्दू, अंग्रेजी के नाटक की बात अगर हम करें तो इनमें एक व्यक्तिगत स्वच्छंदता होती है। हर कपोल कल्पना को साहित्य के माध्यम से साकार कर सकते हैं, ये सत्य है। खोज की सच्ची यात्रा नई भूमि, नई जमीन को खोजने में नहीं, नई आंखें, नई दृष्टि हासिल करने में है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुरातन साहित्य या कला को पढ़कर चिंतन मंथन करके ही उसके नए स्वरूप का आविर्भाव किया जा सकता है। जहां तक नाट्य शास्त्र के अनुसरण करने की बात है, तो इसके बाद भी कि कुछ व्यवहारगत या अन्य विसंगतियों
के रहते, जिसके चलते उनका अक्षर से पालन करना नाट्य शास्त्र के नियमों का बहुत कठिन है, फिर भी रूप परिवर्तन भले ही कर लिया जाए पर उसके बिना नाटक की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी अगर मैं सार रूप में कहूं कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नाटक का एक सुव्यवस्थित एवं संपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें हर अंग को अत्यंत सूक्ष्म और विस्तार से समझाया गया है। न मात्र आज बल्कि सदैव प्रासंगिक ये रहेगा। यह एक ऐसा शास्त्र है जो रंगमंच और अन्य कलाओं का एक प्रमुख स्तंभ है, दीप स्तंभ है, जिसके आसपास सभी नए प्रयोग, नए उपकरण, नई कल्पनाएं सजीव होती है। अब मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा कि नवीन संकल्पनाओं का यह स्थान किस प्रकार से है, क्योंकि आचार्य त्रिपाठी जी ने त्रिधारा की बात कही, जिसको 1994 में दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आचार्य श्रीमती रीटा गांगुली जी के निर्देशन में प्रदर्शित किया गया। मुझे सौभाग्य मिला इस प्रकल्प में सहभागी बनने का, और 1994 के जो तृतीय वर्ष के सभी छात्र थे उनको प्रशिक्षण देने का सौभाग्य मिला वाचिक के लिए, और संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतल का प्रदर्शन किया। और उसके लिए जैसे हमारे एस.के. राजेंद्रन जी ने आपको बताया नाट्य गृह कैसे बनाया जाए, प्रेक्षागृह का, तो विकृष्ट मध्यम बिल्कुल वहां नाट्य विद्यालय मंडी हाउस में बनाया गया। उसका निर्माण हमारे सामने, उसका भूमि पूजन, उसके फोटोग्राफ छवियां भी हम लोगों के पास है। रीटा गांगुली जी ने बड़ी निष्ठा के साथ उस विकृष्ट मध्यम बनाया, जो कि बाद में आने वाले निदेशकों ने उसको तोड़ के वहां कुछ और निर्माण कर दिया है। लेकिन मत्तवारिणी, कुतुब, जो किस प्रकार का नाट्य मंच होना चाहिए वो पढ़ा था, लेकिन दृष्टिगत सामने हुआ, और उस पर अभिज्ञान शाकुंतल 7 दिन तक उसका मंचन होता रहा। ओपन थिएटर, अनावृत, बैठने की जितना बड़ा मंच उतना बड़ा बैठने का स्थान, प्रेक्षागृह, और उसी में भगवदज्जुकम हिंदी में और भारतेंदु जी का मुद्रा राक्षस हिंदी में उसका प्रयोग, इसलिए त्रिधारा का किया गया। और बाद में मुद्रा राक्षस को श्रीलंका प्रशासन ने आमंत्रित किया और पूरा दल वहां गया था, और वहां कई जगह अभिज्ञान शाकुंतल का प्रदर्शन किया गया। तो जो नवीन संकल्पनाएं हैं कि आज 21वीं शताब्दी में भी हम उन नाटकों को यथावत नाट्य शास्त्र की दृष्टि से और आधुनिक तकनीक के साथ कर सकते हैं। और आधुनिक तकनीक की बात जब आती है तो मुझे दूरदर्शन में जो सोमप्रभा विवाह नाटक किया गया, और उसके बाद रंगमंच के लिए पंडित राजियम और अनुष्ठान राम की शक्ति पूजा का जो हमने पुरस्चरण कमलम नाम से किया, उसकी याद मैं आपको सामने रखूं, उसकी प्रस्तुति किस प्रकार से की गई। श्रीमती कमलिनी दत्त, जो कि देश की सुविख्यात भरतनाट्यम विशारदा हैं, भरतनाट्यम गुरु हैं, और दूरदर्शन में बहुत वर्षों तक उत्कृष्ट कोटि के कार्यक्रमों का निर्माण किया। उन्होंने पंडित राजियम, जो कि पद्मश्री डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी के द्वारा पंडित राज जगन्नाथ के लिखा हुआ नाटक है, उसका मंचन किया गया। उसके रिहर्सल वगैरह हुए मंडी हाउस में, एलटीजी वगैरह में। और मैं याद करूं छोटे लाल जी को, जिन्होंने संगीत दिया, संगीत की दुनिया में वे एक शीर्षस्थ व्यक्ति हैं छोटे लाल जी, अब तो नहीं रहे। और बड़े बड़े दिग्गज उसमें विशेष प्रभावक लोग सूरी जी वगैरह थे। और उस नाटक को करते हुए मुझे सौभाग्य मिला कि उसमें मैंने पंडित राज का अभिनय करने का मुझे सौभाग्य मिला था। और श्री विश्वनाथ शर्मा जी, उन्होंने
बादशाह का रोल किया था, अकबर बादशाह का। तो इस प्रकार से अन्य अभिनेता और अभिनेत्री जो हमारे दिल्ली में काम कर रहे थे, और यही पंडित राजियम के बाद में कई हमने शो करने का अवसर मिला। तो उसमें जो नई संकल्पना, नई टेक्नोलॉजी जो कमलिनी जी ने जिसका प्रयोग किया कि जब लवंगी की मृत्यु होती है उस समय उसको उन्होंने स्लाइड के द्वारा स्क्रीन पे उसको दिखाया, चिता को जलते हुए, और पीछे भैरव में जो छोटेलाल जी ने उपस्थापन किया श्लोक का लवंगी की स्मृति में, भामिनी विलास का, तो उससे हर दर्शक की आंखें उस समय अश्रुप्लावित हो गई थी, इतना करुण रस। तो ये आनंद रस निष्पत्ति और उसकी अनुभूति, रसो वैसा ब्रह्मानंद सहोदर, वो केवल संपूर्ण सामग्री के द्वारा जो नाट्य शास्त्र के अनुसार हम करते हैं, या एक निर्देशक की अपनी दृष्टि, अपना विजन के किस प्रकार से रस निष्पत्ति, भावानुभाव संचारी भावा रस निष्पत्ति की बात होती है, वो हम कर सकते हैं। तो नवीन संकल्पनाओं का संदर्भ है। और इसी तरह उन्होंने विक्रमोर्वशीयम जो हमने बाद में किया, जिसका आरंभ तो भारतीय विद्या भवन में हम सब, जो सुरभारती नामक नाट्य दल था उसके सब रंगकर्मी थे, और विश्वविद्यालय के कुछ छात्र छात्राएं थी। आरंभ में श्रीमती रीटा गांगुली जी ने हम लोगों को एक संगठन किया, लेकिन बाद में वो नहीं उसमें सम्मिलित हो पाई, और निर्देशन पूर्णतः फिर श्रीमती कमलिनी दत्त जी ने किया। उसमें अगेन फिर से उन्होंने किस प्रकार से प्रदर्शन के समय केशी राक्षस और पुरुरवा का जो युद्ध होता है, या रथ चलता है, रथ को मुद्राओं के द्वारा, अभिनेताओं के, रंगकर्मियों के द्वारा, दो अभिनेता पहिया बन गए, दो अभिनेता अश्व बन गए, एक सारथी बना हुआ है, उसमें गति के साथ पुरुरवा चल रहे हैं, और उसको उड़ता हुआ दिखाया रथ को आसमान में। तो एक अद्भुत अनुभूति सब श्रोताओं ने की। तो ये नवीन संकल्पनाओं का स्थान किस प्रकार से है, इसकी अनुभूति हम लोगों ने जी है, और आज भी हम कर सकते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, स्पेशल इफेक्ट की वजह से, म्यूजिक के स्पेशल जो प्रभाव है उसके कारण अनेक प्रकार का हम मल्टीमीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके द्वारा ये प्रविधि नाट्य शास्त्र की मुझे इसमें ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं दृष्टिगोचर होती है प्रयोक्ता के रूप में, और हमारे जो निर्देशक है वो इसको कर रहे हैं। एक बात और मैं जिसका संदर्भ देना चाहूंगा, कुछ लोगों ने आलोचना की है भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो धारावाहिक था, और उसमें श्याम बेनेगल जो निर्देशक हैं उनको प्राचीन भारत को दिखाना था, महाराणा प्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, या जो भी जहां का चरित्र जो है, तो उन्होंने लोक नाट्य विधा को लिया। जैसे भवनी भवाई गुजरात का कुछ संदर्भ आता है, या इधर उत्तर भारत में उन्होंने लोक विधा ली, या तमाशा ले लिया, या जैसे उन्होंने महाराष्ट्र की एक विधा ले ली, शिवाजी का उसमें चरित्र बताया। तो इतना प्रभावक रहा कि जिससे हम उस काल को नवीकृत रूप में दोबारा देखते हैं कि किस तरह से वो समय था, और नाट्य विधा के द्वारा उज्जीवित हो जाता है। शायद वो दृष्टि उस प्रकार से अन्य विधाओं में नहीं मिल सकती है। अगर वो वर्णन करते या उसका वो विजुलाइज करते तो शायद वो दृष्टि नहीं मिल सकती थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नवीन संकल्पनाएं, नए नए प्रयोग। अब इसमें मैं पुनः आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को याद करूं। उन्होंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को याद किया, जिसका प्रतिवर्ष पिछले 18 वर्षों से ये नाट्य महोत्सव हो रहा है, और सौभाग्य से निर्णायक के रूप में, समीक्षक के रूप में, निरीक्षक के रूप में मैं जुड़ा रहा हूं सभी नाट्य समारोहों को। तो आरंभ में जो हमारे छात्र थे जिन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण रूप से नहीं लिया, केवल पारंपरिक रूप से हमारा जो कर्नाटक का या केरल का नाट्य जो ग्रुप था वो बहुत अभी अच्छा भी नहीं करता था, प्रस्तुति करता था, क्योंकि वो पारंपरिक नाट्य विधा से वो आते थे, कुडियाट्टम शैली में या यक्षगान शैली में। लेकिन
2009 में जो राष्ट्रीय संस्कृत नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया, उसका श्रेय आदरणीय त्रिपाठी जी को और राजेंद्रन जी को जाता है, जिनके श्रम से ये 20 दिन की नाट्य कार्यशाला श्रृंगेरी में संपन्न हुई। उसमें वाचिक के लिए प्रशिक्षण के लिए मुझे अवसर दिया गया और जो संस्थान के विभिन्न परिसरों के छात्र थे, अध्यापक थे, उन्होंने उसमें भाग लिया। और उसके बाद के 2010 के बाद की आप प्रस्तुतियां देखिए, उसमें कितना अंतर आता। तब हमें लगता है कि नाट्य शास्त्र को छात्र और अध्यापक समझ रहे हैं और उसका प्रयोजन, उसका प्रयोग कर रहे हैं। और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान विभिन्न नाटकों का प्रदर्शन करते हैं। और एक और बात अगर मैं यहां उद्धृत नहीं करता हूं तो अपराध समझा जाएगा। आचार्य त्रिपाठी जी ने भोपाल में जो नाट्य अनुसंधान केंद्र की प्रतिष्ठापना की, उनको बहुत अपनी सीमाओं में अपना विस्तार जो अधिकार हैं और मर्यादित अधिकार है उसमें उन्होंने ये जो कार्य किया उसका श्रेय उनको जाता है, जिससे कि अब हम नाट्य शास्त्र को पुनः उसी रूप में प्रवर्तित कर सकते, उस परंपरा को हम पुनर्जीवित पुनः प्रतिष्ठापित करके उसका लाभ ले सकते हैं। और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारे नए रंगकर्मी है, युवा रंगकर्मी है, युवा निर्देशक है और जो मल्टीमीडिया में भी जाना चाहते हैं, क्योंकि त्रिधारा के प्रायः सभी जितने भी कुशील थे रंगकर्मी थे, आज धारावाहिकों में, फिल्मों में और दूरदर्शन माने जो दृश्य वाहिकाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं वो कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नाट्य शास्त्र से प्रशिक्षण लेने के बाद आपको जो आनंद आएगा और उस कला को जीने में, करने में जो एक प्रकार की पूर्णता अनुभूति होगी वो अद्भुत होगी। इसका शास्त्रीय पक्ष अध्ययन अनुसंधान का पक्ष है, लेकिन जो नूतन नवीन संकल्पनाएं हैं उसको हम प्रयोग के रूप में देखें तो हम इसको जी सकते हैं। बहुत सारे इसकी एक एक विधा को लेकर जिया जा सकता है, इसको समग्रता में भी जिया जा सकता है। नृत्य है तो हमारे इतने बहुत सारे नृत्य विधाएं हैं जिसका विस्तार से वर्णन किया गया है, उसको हम पूरा जीवन दे सकते हैं। गीत की बात, संगीत की बात, गायन की बात हम लें, वादन की बात लें तो इसका विस्तार से वर्णन हमको मिलता है। और इसके अलावा जो दृश्य और श्रव्य काव्य की बात लें तो काव्य की एक परंपरा, श्रव्य काव्यों की परंपरा में कितने सारे ग्रंथ की रचना की गई है। यह सब नवीन संकल्पनाओं का आस्थान के कारण हुआ है। और इस प्रकार से यह नाट्य शास्त्र जो कि विश्वकोश के रूप में हम देखते हैं, हम सब लोगों का संबल है, जीने का आधार है। और अधिक क्या कहूं, अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमारे जिन विद्वत वक्ताओं ने अलग अलग एक एक विषय को, भंगिमा और मुद्राओं को लेकर, नाट्य विधान को, प्रेक्षागृह को लेकर और छाऊ नृत्य के बारे में, लोक नाट्य विधा के बारे में और जो संस्कृत नाट्य दल है और किस तरह का राघवन जी आदि की स्मृति के साथ त्रिपाठी जी ने विस्तार से वर्णन किया। इसी प्रकार से एक नाटक जो दूरदर्शन में 1982 में हुआ उसका अंत में मैं उल्लेख करना चाहूंगा। विक्रम वेताल पंचविंशति, विक्रम वेताल 25 हम सब जानते हैं। उसमें एक कथा है सोम प्रभा विवाह, सोम प्रभा की विवाह की घटना। और इसका दूरदर्शन के लिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, क्योंकि 1984 में कलर टीवी आया जब एशियाड शुरू हुआ और हमारे मंत्री आदरणीय वसंत गाडगिल जी, वसंत साठे जी थे। और उस समय 1984 में कलर टीवी का आरंभ। उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट में जो प्रथम संस्कृत नाटक दूरदर्शन ने प्रसारित किया आदरणीय कमलिनी दत्त जी के निर्देशन में, जिसकी स्क्रिप्ट राइटर थी श्रीमती श्रीमती रत्नम जी, कमला रत्नम जी। कमला रत्नम जी ने रेडियो और टीवी के लिए कई संस्कृत नाटक यहां किए। वे कालिदास समारोह की सक्रिय सहभागी और एक प्रकार से
कालिदास के बारे में तो उनका विशेष, वो कहता है आई लव कालिदास, आई एम इन लव ऑफ कालिदास लिटरेचर। और वो कविठा नाम का जो उत्तराखंड का गांव है उसको कालिदास की जन्मभूमि मानते हैं। उसके बारे में कई लेख भी उन्होंने लिखे हैं, कमला रत्नम जी ने। उन्होंने सोमप्रभा विवाह की स्क्रिप्ट लिखी। 1980 से आरंभ हुआ और 1982 में इसका प्रसारण हो पाया था। 2 वर्षों में बहुत सारी कई मीटिंग हुई और हमारे एक मैं नाम भूल रहा हूं, उपनिदेशक थे उस समय दूरदर्शन के, यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बैठते थे, कमली जी उसका नाम जानती है। उनके अनुमति के साथ यह नाटक, जिसमें जो राक्षस के साथ लड़ता है, जो पात्र 3 वर होते हैं जो सोमप्रभा की विवाह के लिए आते हैं, जिसको एक माता, एक पिता और एक भाई, ये तीनों आमंत्रित करते हैं, उसकी भूमिका करने का मुझे सौभाग्य मिला था। तो ब्लैक एंड व्हाइट में पहला नाटक जिसमें हिंदी संस्कृत मिश्रित प्रयोग किया गया था, तो ये भी एक नवीन संकल्पनाओं का स्थान के रूप में है। विक्रमोर्वशीयम में जिस प्रकार से मैंने आपको दिया, जिसको बाद में 1991 में माननीय भारत के प्राक्तन राष्ट्रपति जी वेंकटरामन जी के सामने इसका प्रदर्शन किया गया उज्जैन में, महाकाल नगरी में, विक्रमोर्वशीयम का। तो इस नाटक में एक प्रयोग किया और उसमें पुरूरवा को 2 भूमिका दी, एक शरीर पुरूरवा और एक मन पुरूरवा। तो जो मन रूपी जो पुरूरवा थे वो पशुमर्ति विट्ठल, जो कि कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नर्तक है, पशुमर्ति विट्ठल जी, उन्होंने नर्तक यानी मन रूपी पुरूरवा की भूमिका निभाई और मुझे शरीर रूपी पुरूरवा की भूमिका का दायित्व दिया गया था। क्योंकि इसमें तिल्लाना का एक संयोजन किया, जिसमें सुपर्णा भूषण और उनकी बड़ी बहन, उन्होंने तिलोत्तमा का रोल किया था और सुपर्णा भूषण ने उर्वशी का रोल किया था। तो तिल्लाना के रूप में नृत्य करना था। नृत्य मुझे आता नहीं है, जो कि पशुमर्ति विट्ठल जी कर सकते थे। और इस प्रकार से पुरूरवा को 2 पुरूरवाओं की भूमिका की एक प्रयोग किया और बहुत सफल रहा। और इसको उज्जैन लाने से पहले दिल्ली में आदरणीय प्रोफेसर रथ साहब श्रीनिवास रथ जी जब दिल्ली में आए थे अपने बेटे के पास, तो उन फोटोग्राफ को लेकर मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि इस प्रकार का नाट्य प्रयोग हमने किया है, अगर कालिदास समारोह में इसको अनुमति मिल जाए। वो फोटोग्राफ देख के ही उन्होंने नीचे रखे, उनकी आंखें भर आई और उन्होंने कहा ये होता है संस्कृत नाटक। और इस तरह से फिर बाद में उस नाटक को वहां अनुमति मिली और सब संस्कृतज्ञों ने देखा और उसका आनंद लिया। और उसी समय ये ऐतिहासिक घटना, जो बाबरी मस्जिद का टूटना और राम मंदिर का वहां शिलान्यास और ये सब, वो बहुत विक्षिप्त सामाजिक परिवेश था, उसमें वो नाटक कालिदास समारोह में किया गया। ये इतिहास है। तो नाट्यशास्त्र नवीन नवीन संकल्पनाओं की आस्थान है, अवसर है, आधार भूमि है और इसका शास्त्रीय पक्ष उज्जवल, सनातन और अखंड है। हम सब मिलकर जितना भी हो सके, अगर एक विधा को पूरा जीवन दे सके बहुत अच्छा है, लेकिन जो संस्कृतज्ञ है, संस्कृत क्षेत्रे ये कृतकार्या भूरिशा कार्याणि कुर्वन्ति ते यदि नाट्यशास्त्रम आधृत्य किंचित प्रयोग जातम कुर्वन्ति चेत वरम। हमारी सनातन परंपरा प्रतिष्ठित होगी, विश्व को, भारत को विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु है, इसको बने रहना है, आगे बना रहे, इसके लिए कार्य करना है और हम सब मिलकर ये सब कार्य कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं हमारे जो विद्वज्जन है, त्रिपाठी जी, भारत भूषण जी, महेश चंपकलाल जी, आलोक चटर्जी जी, भूमिकेश्वर जी और बाकी जिनको नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, और जो प्रयोक्ता है, वे सब और बाकी सब लोग हमको मार्गदर्शन करते रहे। और भोपाल परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का विशेष रूप से कार्य कर रहा है। पिछले कई समारोहों में खूब पुरस्कार मिल रहे हैं इसकी प्रस्तुतियों को। युवा रंगकर्मी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए यह सनातन धारा भागीरथी की धारा की तरह
सदा निर्मल प्रवाहित होती रहे। इन शुभकामनाओं के साथ मुझे यह अवसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।